बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना को पहली नज़र में देखकर ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। वो मुझे हमारी कॉलोनी के एक पार्क में ही मिली थी। अब हमारी उम्र का वो हिस्सा था कि जहां पर हमें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। एक हफ्ते की जान पहचान और उसके बाद हमने शादी का इरादा कर लिया। वो बहुत दुखी थी, जिंदगी से बेजार, और एक ऐसी लड़की जिसको शायद सहारे की ज़रूरत थी, पर वो किसी से सहारा मांगने से डर रही थी। उसकी जिंदगी में कुछ अर्सा पहले ही एक तूफान आया था और मेरी पहली बीवी भी इस दुनिया में नहीं थी। मेरा नाम जाबिर था और मेरी पहली बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी। दरअसल जब वो इस दुनिया से गई तो मेरे निकाह में नहीं थी। उस औरत ने मुझे बहुत तंग किया। वो एक लालची औरत थी और मेरा औरतों के ऊपर से भरोसा ही उठ चुका था। मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं थी, लेकिन जब मैं समीना से मिला तो वो बहुत परेशान थी। मर्द की कमजोरी होती है, जो वो किसी रोती हुई औरत को देख ले तो वजह जानने की कोशिश जरूर करता है, चाहे मदद कर सके या नहीं, पर जानना जरूर चाहता है। और समीना बहुत खूबसूरत थी। उसने कहा कि ये दुनिया बड़ी बुरी है, मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं थोड़ी देर उसके पास बैठ गया। हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते थे। वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर रहने के लिए आई थी। कहती थी कि अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भूल जाना चाहती है। मैंने कहा कि आप अकेली कैसे जाएंगी? तो उसने कहा, मैं अकेली नहीं हूं। और सीटी बजाई तो एक जर्मन शेफर्ड नस्ल का बड़ा सा कुत्ता उसकी तरफ भाग कर आया। मुझे नहीं पता था कि वो उसका कुत्ता था। मैंने कहा कि ये कुत्ता आपका है? तो उसने कहा, हाँ, ये मेरा कुत्ता है। क्यों, कैसा लगा आपको? मैंने कहा, ये अच्छा तो है, लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक होता है। उसने कहा, हाँ, अपने मालिक के अलावा किसी से भी लड़ झगड़ सकता है और हमला कर सकता है, लेकिन फिक्र नहीं करें, जेड बहुत ही अच्छा कुत्ता है। मैंने कहा, इसका नाम जेड है? तो उसने कहा, हाँ, इसका नाम जेड है। दरअसल ये मेरे शौहर का कुत्ता था। मुझे तो कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन जब मैं उसकी जिंदगी में आई तो फिर मुझे भी इससे मोहब्बत हो गई। अब ये समझ लें कि ये मेरे शौहर की आखिरी निशानी है, इसीलिए ये हमारे साथ ही रहता है। मुझे भी हमेशा से कुत्ता रखने का शौक था, लेकिन कभी भी नस्ली कुत्ता खरीद नहीं पाया। और जर्मन शेफर्ड तो 3-3.5 लाख का कुत्ता था। अगर जवान हो तो और भी महंगा होता है। मैंने उसके सर पर हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझे समीना ने कहा, अभी नहीं, अभी आपकी और इसकी इतनी दोस्ती नहीं हुई है। पर यह आजकल बहुत परेशान है, उदास है, अपने मालिक के जाने के बाद खामोश सा हो गया है। मैं इसीलिए इसको पार्क में ले आती हूँ कि इसका दिल बहल जाए। मुझे उसकी बातें बहुत अजीब लगी। शायद वो जरूरत से ज्यादा हसास किस्म की औरत थी। खैर, वो वहां से चली गई, पर मैं पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहा। फिर उसी तरह उसी पार्क में हमारी 2-4 मुलाकातें हुई और उसके बाद हम लोगों ने फैसला कर लिया कि शायद दो एक जैसे लोग ही एक दूसरे को संभाल सकते हैं। हम दोनों की जिंदगी की कहानी एक जैसी थी। मेरी बीवी इस दुनिया से जब गई थी तो मेरे निकाह में तो नहीं थी, लेकिन मैंने समीना से झूठ बोला कि वो मेरे निकाह में थी और मैं उसे पसंद करता था, ताकि मैं उसके सामने मजलूम बन सकूं। उसकी कहानी भी ऐसी ही थी। वो भी कहने लगी कि मेरा शौहर बहुत अच्छा था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं उसके सामने मजलूम बन गया और वो तो पहले ही मजलूम थी। हमने जल्द अज जल्द शादी करने का इरादा किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे थे। वो कह रही थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने शौहर के जाने के बाद फिर से खुश रह पाऊंगी, लेकिन आपके साथ मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। हम लोगों ने करीब की एक मस्जिद में जाकर निकाह कर लिया। गवाहों में मेरे ही 2 दोस्त शामिल थे और उसकी तरफ से उसकी एक कजन थी, जो यहां से ज्यादा दूर नहीं रहती थी। वो मेरी जिंदगी में आ गई और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी। वो कहने लगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे फिर से एक अच्छा हमसफर मिल जाएगा। मेरी किस्मत शायद बहुत ही अच्छी है। हम लोगों की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी जैसे किसी फिल्म के हीरो और हीरोइन की जिंदगी होती है। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते थे। जेठ को भी वो अपने साथ ले आई थी और अब वो भी हमारे घर में ही रहता था, जबकि मैं इस सब के खिलाफ था। मुझे कुत्ते पसंद थे, पर यह कुत्ता मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लगता था। उसके लिए बाहर जगह भी बना दी थी। मेरे साथ भी थोड़ा मानूस तो हो गया था, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह समीना के साथ था। समीना ने बताया कि जब से मेरा साबिका शौहर इस दुनिया से गया, ये बहुत उदास हो गया है। शायद उसको याद करता है, क्योंकि वो उसका मालिक था। मैंने कहा, हाँ, कुत्तों में भी जज्बात होते हैं। कुत्ता तो इंसान का बेहतरीन दोस्त होता है। हमें एक दूसरे के साथ 1.5 महीना हो गया था, जब एक दिन अचानक से समीना की तबीयत खराब हो गई।
मुझे मोहल्ले वालों ने फ़ोन किया कि आपने घर में जो कुत्ता रखा हुआ है वो मुसलसल भौंक रहा है और बहुत ज़्यादा भौंक रहा है। आप ज़रा घर जाकर देखें कि क्या मामला है। मैं घर में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। समीना ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। तभी तो जेठ भौंक रहा था। मैं उसे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अच्छी खबर सुनाई। उसने कहा कि आपकी बीवी माँ बनने वाली है। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि हमारी शादी को 1.5 महीना हो गया था और ऐसी खुशखबरी तो मिलनी ही थी। हम दोनों ही बहुत खुश थे। जब मैं समीना को अस्पताल से घर लेकर आया तो जेड उसको देखकर भौंकने लगा। वो बार बार ऐसा कर रहा था। वो कहने लगी, मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक है। मैंने उसे बताया कि तुम बेहोश हो गई थी तो ये इसी तरह भौंक रहा था, तो मुझे मोहल्ले वालों ने फ़ोन किया। इसी वजह से तो मैं जल्दी आ गया, वरना तो मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। अगर मैं मीटिंग में चला जाता तो शाम को ही वापस आता। मैंने कहा कि तुम्हारा ये कुत्ता बहुत अच्छा है, इसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई, लेकिन अब ये क्यों भौंक रहा है? तो वो कहने लगी, मुझे भी समझ नहीं आ रही, शायद इसे भूख लगी है। वो उसे खाना देने के लिए चली गई, लेकिन उसके बाद भी वो उसी तरह से भौंक रहा था। अब समीना को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मेरी तबीयत खराब है, जेठ तुम क्या चाहते हो? और वो वहां से चली गई। कभी कभी मैं भी तंग आ जाता था। एक दिन मैंने अपनी बीवी को अपने पास बिठाया और कहा, देखो समीना, बड़ी ज़रूरी बात करनी है तुमसे। वो मेरी तरफ मुतवज्जा थी और आजकल बहुत खुश भी थी। कहने लगी, जी बताएं क्या बात है? मैंने कहा, देखो, अब हमारे घर औलाद आने वाली है और ये एक जानवर है, इसका कोई नहीं पता। घर में एक छोटा बच्चा होगा और ये भी रहेगा तो मैं बहुत परेशान रहूंगा। जितनी देर घर से बाहर रहूंगा मुझे परेशानी लगी रहेगी। अगर तुम घर के कामों में मसरूफ हुई और इसने बच्चे के साथ कुछ कर दिया तो क्या होगा? समीना ने कहा, अरे नहीं नहीं, जेड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐसी हरकत नहीं करता। हमारे घर में रहने के लिए कुछ मेहमान आए थे, उनके भी 2 बच्चे थे। वो हमारे घर में 1 महीने तक रहे थे। इसने कुछ नहीं किया था। मैंने कहा, जानवर का कोई भरोसा नहीं होता। ये तुम्हारी तरफ देख के भौंकता क्यों है? मैंने नोट किया है कि ये तुम्हारे पेट की तरफ देखकर भौंकता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ कहना चाहता है। शायद अभी से ही ये इस बच्चे से अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। समीना ने कहा, अरे नहीं, इसे क्या पता कि मैं मां बनने वाली हूं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको कहा ना, ये मेरे साबिका शौहर की आखिरी निशानी है। मैंने कहा, मैं अब उसकी कोई निशानी तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम बार बार उसका जिक्र करती हो और कहती हो कि मेरे साबिका शौहर की आखिरी निशानी है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि निशानी तो उसकी संभाल कर रखी जाती है ना, जिससे इंसान को मोहब्बत होती है। वो कहने लगी, मैंने आपसे कभी कोई झूठ नहीं कहा। मुझे मोहब्बत थी अपने साबिका शौहर से और हमेशा रहेगी, पर वो इस दुनिया में नहीं है, चला गया है यहां से। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं उससे नफरत करूं? अगर मैं उससे नफरत कर सकती हूं तो फिर मैं आपसे भी नफरत कर सकती हूं। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, तुम्हारी जिंदगी में हूं। मैंने तो कभी तुम्हारे सामने अपनी बीवी का नाम नहीं लिया। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे अपनी पहली बीवी से कोई मोहब्बत थी ही नहीं, तो फिर मैं उसका नाम क्यों लेता? लेकिन मैं समझ सकता था कि समीना को वाकई बहुत मोहब्बत थी। वो अपने साबिका शौहर को अच्छे अल्फाज में याद करती थी। उसने कहा, आप क्यों मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? मैंने कहा, मुझे ना तो कोई लड़ाई करनी है और ना ही झगड़ा, बस तुम इस कुत्ते को उस घर से निकाल दो। तो वो कहने लगी, ऐसा नहीं होगा, मैं इसे नहीं निकाल सकती हूँ। और मैं इसे कहाँ निकालूंगी? हम इसे जहां भी छोड़ेंगे ये वापस आ जाएगा। और फिर ये कोई आम कुत्ता नहीं है, 3-4 लाख का कुत्ता है। अगर किसी ने इसे पकड़ लिया तो वापस नहीं करेगा। मैंने कहा, फिर इसको बेच देते हैं। तो इस बात पर समीना का दिल बहुत दुख गया। उसने कहा, नहीं, पहले ही वो बेचारा उदास था क्योंकि उसका मालिक इस दुनिया से चला गया। मैं अच्छी इंसान हूं, मैं बुरी इंसान नहीं हूं। मुझे जज्बात की कदर है, चाहे वो जज्बात किसी जानवर के ही क्यों ना हो। और मैं आपसे भी यही उम्मीद रखती हूं। अब मैं अपनी बीवी के सामने शर्मिंदा होने लगा था क्योंकि मैंने भी उससे यही कहा था कि मैं भी एक नरम दिल और अच्छा इंसान हूं, जबकि दरअसल मैं ऐसा नहीं था। लेकिन अब मैं क्या कर सकता था? मैं खामोश हो गया। दिन इसी तरह गुजरने लगे तो कुत्ता हमेशा समीना के पेट की तरफ भौंकता था। अब यह बात उसने भी नोट करनी शुरू कर दी थी और वो उससे दूर दूर रहती थी। मुझे कहती थी कि आप जाकर उसे खाना दे दें। जब मैं उसे देखता तो मुझे भी डर लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी आंखों में देख रहा है और मुझ पर हमला कर देगा। एक रात मेरी बीवी मेरे पहलू में सो रही थी। जब मुझे उसकी आवाज आई, वो कुछ बोल रही थी।
मुझे लगा कि नींद में है, और वाकई नींद में थी। लेकिन जिस मर्द का नाम ले रही थी वो मैं नहीं था। शायद वो अपने साबिका शौहर का नाम ले रही थी, जिसका नाम हनीफ था। वो गहरी नींद में कह रही थी कि मैं आपके पास के बगैर नहीं रह सकती, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। मैं उठकर बैठ गया और उसकी बातों पर गौर करने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये औरत तो अपने पहले शौहर से मोहब्बत करती थी, ये तो उसकी दीवानी थी। वो मजनू था और ये लैला थी, और ये उसको अब तक भूल नहीं पाई थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, तो उसने कहा क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं। मैंने कहा क्योंकि मैं सिर्फ अच्छा इंसान था इसलिए तुमने मुझसे शादी की, तुम मुझे पसंद नहीं करती थी। उसने कहा मैं आपको पसंद क्यों नहीं करती, आपने मुझे उस वक्त सहारा दिया था, आपकी मोहब्बत ने मेरा साथ दिया जब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी। अगर आप मुझे नहीं मिलते तो मैं अपने शौहर के दुख में ही मर जाती। मुझे मेरी बीवी की हर बात पे अब गुस्सा आता था, यानी उसने मुझे सिर्फ नफ्सियाती सहारे के लिए रखा हुआ था और वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। एक दिन मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने उससे कह दिया कि देखो, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे अपनी पहली बीवी से कोई मोहब्बत नहीं थी, मुझे वो औरत जहर लगती थी और मैंने उसको तलाक दी थी। उसके बाद जब वो मर गई थी तो उस वक्त भी मेरे आंख में एक आंसू भी नहीं आया था। तुम अपने साबिका शौहर का जिक्र मत किया करो। अब समीना खामोश हो गई। उसने कहा कि आपने मुझसे झूठ बोला, मैंने तो आपको आपकी उसी कहानी की बुनियाद पर जज किया था। सोचा था कि आप मेरे जैसे हैं, लेकिन आप मेरे जैसे नहीं हैं, तो तभी आजकल आप मेरे साथ लड़ते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। मैंने कहा तुम जो भी समझो, लेकिन उसूलन तुम्हें अपने शौहर का नाम भी नहीं लेना चाहिए। वो इस दुनिया से चला गया तो तुम उसे अपने दिल की दुनिया से भी रुखसत कर दो। अब अगर तुमने उसका नाम लिया तो मैं इसे बेवफाई समझूंगा। वो कहने लगी क्या बेवफाई, एक ऐसे इंसान से जो इस दुनिया में नहीं है? तो मैंने कहा हाँ, तुम जो भी कहो, बस अब अगर तुमने उसका नाम लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझे तकलीफ देना चाहती हो। मेरी बीवी ने उसका नाम तो नहीं लिया था, लेकिन वो मुझसे दूर दूर रहने लगी थी, खामोश हो जाती थी, कोई बात नहीं करती थी, पहले की तरह मेरे साथ नहीं रहती थी, मेरे साथ अपने दिल की बात नहीं करती थी। औरत की खामोशी तूफान की अलामत होती है। एक खुश औरत कभी भी खामोश नहीं होती, और जो औरत खामोश हो जाती है उसका यही मतलब है कि या तो वो खुश नहीं होती या फिर खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होती है। मेरी बीवी बैठे बैठे कहीं खो जाती थी और मैं यही समझता था कि वो अपने शौहर की यादों में खोई हुई है। वो शौहर जो इस दुनिया से जा चुका है। वक्त इसी तरह गुजरने लगा और उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। मैं उसे जल्दी में करीब के अस्पताल लेकर गया। ये वो डॉक्टर नहीं थी जिसके पास हमने अपना केस हैंडल करने के लिए दिया था, पर मैं जल्दी में उसे यहीं ले आया था। उस डॉक्टर ने कहा कि इनका टाइम तो आ गया है, हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। मैंने कहा कि ये बच्चा जल्दी पैदा नहीं हो रहा? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जल्दी पैदा नहीं हो रहा, 9 महीने पूरे हैं, बल्कि कुछ दिन और ऊपर हो गए हैं। मैं इस बात पर हैरान हुआ, क्योंकि अगर ऐसी बात थी तो फिर मामला कुछ गड़बड़ हो रहा था। पर उसने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर शादी जनवरी में हुई है तो औरत फरवरी में ही बच्चा कंसीव करे। कुछ औरतें बहुत जल्दी कंसीव कर लेती हैं, लेकिन अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है। आप पैसों का इंतजाम करें, ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन हो गया तो मेरी बीवी ठीक थी, उसे कमरे में ले आए, लेकिन बच्चे को 24 घंटे के लिए नर्सरी में रखना जरूरी था। मेरी बीवी उसके लिए बड़ी परेशान थी। मैंने कहा कि तुम परेशान मत हो, ऑपरेशन से हुए बच्चों को अक्सर नर्सरी में रखा जाता है, वो बिल्कुल ठीक होगा। अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। क्या नाम सोचा है तुमने? इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो कहने लगी मैंने तो उसका नाम हनी। वो बोलते बोलते रुक गई। ऐसा लगा जैसे वो कहना चाहती हो कि मैंने तो उसका नाम हनीफ रखना है, लेकिन खामोश हो गई। जब बच्चे को लेकर आए तो बच्चे को देखकर मैं हैरान रह गया। बच्चा बहुत ज्यादा सांवले रंग का था, जबकि मेरी बीवी बिल्कुल सफेद थी और मैं भी एक खूबसूरत आदमी था, गोरा चिट्टा था। फिर ये क्या कि ये बच्चा सांवला क्यों था? डॉक्टर ने कहा कि बच्चे तो बहुत सारे रंग बदलते हैं, आप अभी से परेशान हो रहे हैं। जैसे ही हम बच्चे को लेकर घर में दाखिल हुए तो जेड ने छलांगे लगानी शुरू कर दी। मैंने कहा इसको बच्चे से दूर रखो। ये क्या कर रहा है जेड? मैं तो परेशान होने लगा था, पर इस बात पर समीना हंसने लगी। उसने कहा ये खुश हो रहा है, आज बहुत अरसे बाद ये ऐसे खुश हुआ है। ऐसे छलांगे तो ये तब लगाता था जब हनीफ घर में दाखिल होते थे, और आज इस बच्चे को देखकर ये ऐसे छलांगे लगा रहा है। इसने बहुत अरसे के बाद इस तरह की हरकतें की हैं। ये बहुत खुश है।
वो भी इस बात पर हंसने लगी, जबकि मैं उन दोनों को देखने लगा कि ये क्या बात कर रही है। पता नहीं क्यों मुझे बच्चे से बिल्कुल भी अपनायत नहीं हो रही थी। ऐसा होता है कि मर्दों को बहुत छोटे और नौमौलूद बच्चों से अपनायत नहीं होती। उन्हें बच्चे तब अच्छे लगने शुरू होते हैं जब वो थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ी ऊँ आ करते हैं, बातें करते हैं, बोलते हैं। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी अपनायत नहीं हो रही थी। मेरा पहला बच्चा था। मेरी पहली बीवी से मुझे कोई औलाद नहीं हुई थी। मेरी बीवी बहुत खुश थी। अभी तक उसने बच्चे का नाम नहीं रखा था। मैं उसे बार बार कहता था कि इसका नाम जहांजेब रख लेते हैं। मुझे यह नाम बहुत पसंद था, लेकिन वो इस बात पे खामोश हो जाती थी। मेरे दिल में अजीबोगरीब किस्म के सवालात आते थे। एक दिन बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मेरी बीवी का तो ऑपरेशन हुआ था, इसीलिए वो बार बार बाहर नहीं निकल सकती थी। मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। डॉक्टर यहीं करीब में ही है। उसने कहा, ख्याल से ले जाइएगा, जेठ को साथ ले जाए। मैंने कहा कि मैं इसे कैसे साथ ले जाऊँ, और फिर मैं जेठ को संभालूंगा या इस बच्चे को। खैर मैं डॉक्टर के पास उस बच्चे को ले गया। डॉक्टर ने कहा कि इतना मसला नहीं है, छोटे बच्चे कभी कभी बीमार हो जाते हैं। मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैं डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर इस बात पर हैरान हुआ, लेकिन डॉक्टर मेरा जानने वाला था, इसीलिए मेरी बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, टेस्ट करवा लेते हैं। छोटा सा ही टेस्ट होगा, लेकिन रिपोर्ट आपको 5 दिन के बाद मिलेगी। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने टेस्ट करवा लिया और बच्चे को घर ले आया। अब बच्चा पहले से ठीक था। जब से बच्चा आया था समीना मेरी तरफ तो देख भी नहीं रही थी। पहले भी वो मेरी तरफ कहाँ देखती थी, अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी। सिर्फ शादी के शुरू के 1-2 हफ्ते में वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। जब वो मेरे गले लगती थी तो आंखें बंद कर लेती थी। मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि शायद वो मेरे गले लगकर ये महसूस करती थी कि मैं उसका साबिका शौहर हनीफ हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आती थी कि मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो गई थी। पहली बीवी मिली तो वो भी ऐसी, और दूसरी भी किसी और के ख्यालों में खोई हुई थी। अब उस बच्चे की तरफ से भी मैं शक्की हो चुका था। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर थी, और मैं इस बात पर हैरान था कि जब ये बच्चा पैदा होने वाला था तो जेड मेरी बीवी की तरफ देखकर अजीब तरीके से भौंकता था। लेकिन अब जब से ये बच्चा इस दुनिया में आया था तो उसका इस बच्चे के साथ रवैया बहुत अच्छा था। वो उसके आगे पीछे भागता, खेलता, उछलता था। मेरी बीवी, बच्चे और जेठ को एक साथ खेलते हुए देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। वो हमेशा ही बच्चे में मसरूफ रहती थी। 5 दिन के बाद मुझे डॉक्टर ने कॉल की और कहा कि आपकी रिपोर्ट आ गई है, आप आकर ले जाएं। मैं बड़ा परेशान था, जानना चाहता था, जाना भी चाहता था, लेकिन सोच रहा था कि ना ही जाऊं। मुझे ये टेस्ट नहीं करवाना चाहिए था। मुझे अपनी बीवी पर शक नहीं करना चाहिए था, और ये बच्चा तो मासूम था। लेकिन फिर भी मेरी मर्दानगी आड़े आ गई और मैं चला ही गया। डॉक्टर ने जब मुझे रिपोर्ट बताई तो मैं हैरान रह गया, और मुझे फौरन समझ आ गई कि जेड मेरी बीवी की पेट की तरफ देखकर क्यों भागता था, और अब इस बच्चे के आने से इतना खुश क्यों था। क्योंकि उस बच्चे का बाप मैं नहीं बल्कि हनीफ था। जब वो इस दुनिया से गया तो मेरी बीवी माँ बनने वाली थी, लेकिन शायद उसको खुद इस बात का नहीं पता था। और मैं यह बात कैसे भूल सकता हूँ कि उसके इस दुनिया के जाने के कुछ ही वक्त बाद मैंने अपनी बीवी से निकाह कर लिया था। तभी तो वो कुत्ता भौंकता था, क्योंकि शायद उस कुत्ते को अंदाजा था कि मेरी बीवी का होने वाला बच्चा उसके मालिक की औलाद है। और जैसा मेरी बीवी ने कहा, ये तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे हनीफ घर में आया है, क्योंकि वो हनीफ की ही तो औलाद था। मेरी बीवी ने अभी तक उस बच्चे का नाम नहीं रखा था। आज मैं वापस आया तो चुपचाप अपना सामान बांधने लगा। वो कहने लगी कि क्या बात है, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं क्या? मैंने कहा कि हाँ मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। उसने कहा कि क्या मतलब? मैंने कहा, ये देखो। मैंने उसे रिपोर्ट दिखाई और सब कुछ बता दिया। फिर कहा, बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, और उस सवाल के जवाब पर हम दोनों की जिंदगी टिकी है। क्या तुम्हें इस बारे में पता था? अगर तुम्हें नहीं पता था तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और इस बच्चे को भी अपना लूंगा, सारी जिंदगी साथ रहूंगा। लेकिन अगर तुम्हें पता था और फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला तो मुझे कोई और सख्त फैसला करना पड़ेगा। मैंने कहा, देखो, आज झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। जो होगा सच होगा। हमारे बीच पहले भी बहुत झूठ थे। कुछ झूठ मैंने बोले थे, लेकिन मैंने तुमसे झूठ की उम्मीद कभी नहीं की थी। मेरी बीवी खामोशी से सब कुछ सुन रही थी, पर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने कहा, मुझे शक था कि शायद बात ऐसी ही है, लेकिन ये तो मासूम बच्चा है ना,
और इसका तो बाप इस दुनिया में नहीं है, ये तो यतीम है। अगर तुम इसकी कफालत करो तो तुम्हारे लिए सवाब। मैंने कहा, मैं सवाब कमाने नहीं आया, मुझे एक औरत चाहिए थी जो सिर्फ मेरी हो, मेरे बारे में सोचे। लेकिन तुम अभी भी अपने पहले शौहर को नहीं भूल पाई, और ये बच्चा भी उसका है। मैं कैसे तुम्हारे साथ रह पाऊंगा? मुझे माफ कर दो, मैं इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं चल सकता। मेरी बीवी रोने लगी, बुरी तरह से रोने लगी। मैंने कहा, वो जानवर था, एक कुत्ता था, उसको इस बात का अंदाजा हो गया, लेकिन मैं बेवकूफ बना रहा, आखिरी सांस तक बेवकूफ बना रहा। और अगर भी मैं ये टेस्ट नहीं करवाता तो शायद तुम मुझे सारी जिंदगी बेवकूफ बना के रखती। क्या तुमने मुझे एक बेवकूफ आदमी समझा था? इस बात से मुझे ठेस पहुंची थी। मेरी बीवी रोने लगी, मेरे कदमों में बैठ गई। मैं भी रो रहा था, परेशान था। अपना सामान बांध के घर से निकल गया, और आज मुझे घर से दूर आए हुए 1 महीना हो गया है। मैं अपने एक दोस्त के घर में रह रहा हूँ। मेरी बीवी कैसे रह रही है, कैसे खर्चे पूरे कर रही है, मैंने उसको फोन करके कुछ भी नहीं पूछा, उसकी तबीयत तक नहीं पूछी। लेकिन मुझे मेरी बीवी की बहुत याद आ रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो बच्चा उससे दूर नहीं हो सकता। मैं जब उस बच्चे को देखूंगा तो मुझे यही एहसास होगा कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया था, और मैं पागलों की तरह खुश हो रहा था, तैयारी कर रहा था कि मेरा बच्चा है। अब आप लोग मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करूं, वापस चला जाऊं या अपनी बीवी को इस रिश्ते से आज़ाद कर दूं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ और कर ले। लेकिन ये भी सच है कि मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं क्या करूंगा? उस बच्चे को कैसे दिल से कबूल कर पाऊंगा? यतीम की कफालत करना बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन मेरा दिल मुझे इस सब के लिए तैयार नहीं कर पा रहा। आप लोग मुझे बताएं कि जो मैंने किया वो सही किया या नहीं, और अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।